चलिए शांति बनाइए, शांति। तो लास्ट क्लास में हम आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में बताए थे। राज्य का नीति निर्देशक तत्व समाप्त हो गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बाद एक छोटा सा टॉपिक है हम लोगों का, वह मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य 10 से 15 मिनट का टॉपिक है। मौलिक कर्तव्य के बाद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग 5 स्टार्ट होगा और भाग 5 में संघ का शासन है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब तक संघ का शासन चलेगा आप क्लास स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे ज्यादा प्रश्न अगर इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान के किसी भी भाग से पूछा जाता है तो वह भारतीय संविधान का भाग 5 है, यानी संघ का शासन है। तो इसी वजह से संघ का शासन जब स्टार्ट होगा तो फिर आप क्लास स्किप नहीं कीजिएगा, ये मेरा निवेदन है। और फिर बाद बाकी आप लोग जानिए क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारा तो काम यही है कहना। आवाज ठीक है मनीष सिंह जी? आवाज ठीक है, हम खुद भी सुन रहे हैं, आवाज एकदम शानदार है, आवाज में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपके मोबाइल में दिक्कत है, आप अपने मोबाइल को ठीक करवाइए। देखिए आप लोग भी सुन रहे हैं ना जी? देखिए आवाज में कोई दिक्कत है? बताइए कोई दिक्कत है? अब क्या चाहिए आवाज? बताइए अब क्या चाहिए? सुनिए, हो सुनाई दे रहा है? बताइए। साउंड एकदम सही है मेरे तरफ से, आपके तरफ से गलत है, गड़बड़ है, आप अपना सही करवाइए, हम चेक कर लिए हैं मनीष सिंह जी। चलिए अब आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। और एक सूचना अभी हम आपको दे देते हैं। सुबह वाले बैच में इस सप्ताह टेस्ट ले रहे हैं शनिवार को, और अगले सप्ताह जो है आप लोगों का टेस्ट लेंगे। और अगले सप्ताह आप लोगों का टेस्ट, आपसे पहले वाले बैच का टेस्ट जो है हम रखे हैं बृहस्पतिवार को, तो आपका टेस्ट हम रख रहे हैं शुक्रवार को। आपके बैच में मेरा ही क्लास होता है। अगले शुक्रवार को आप लोग के बैच में टेस्ट होगा, और अगले शुक्रवार से पहले जितना भी हम आपको पढ़ाएंगे वहां से क्वेश्चन रहेगा, और पहले पढ़ाएंगे और उसके बाद जो है टेस्ट ले लेंगे, ठीक है? दोनों काम होगा, समझ गए? तो अगले शुक्रवार को आप लोग का क्लास टेस्ट है, आप लोग अपने प्रिपरेशन में लग जाइए, और जो भी टॉप करेंगे उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा, समझ गए? यानी हर सब्जेक्ट में 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो टेस्ट होगा। तो अगर आप मान लिया जाए कि आप हमको जितना भी पैसा दिए हैं, अगर आप पूरे साल भर पढ़ते हैं यहाँ पर, और साल भर में कम से कम 12-15 टेस्ट हम आपसे करवा ही लेंगे, तो उसमें से जितना आप हमको दिए हैं उतना पैसा आप रिटर्न कर सकते हैं अगर आप पढ़िएगा तब, क्योंकि प्राइज के तौर पर जो है ना रुपया ही देते हैं हम, समझ गए? तो ये चीज है। तो अगले शुक्रवार को आप लोग का टेस्ट होगा, और आप लोग का एक काम ये है कि बृहस्पतिवार को आप लोग हमको याद दिला दीजिएगा कि हम लोगों का टेस्ट शुक्रवार को होना है, ताकि हम क्वेश्चन बना सके। क्योंकि टेस्ट की घोषणा हम कर दिए हैं, हो सकता है हम भूल भी जाएं, लेकिन आप लोग इतने सारे लोग हैं, कोई ना किसी को तो याद रहेगा ही, ठीक है? तो आप लोग का काम यही है, बृहस्पतिवार को आप हमको याद दिला दीजिएगा कि शुक्रवार को आप लोगों का टेस्ट होना है। क्लियर है? आते हैं अब। हाँ, सिर्फ पॉलिटी का होगा, हम अपने सब्जेक्ट का लेंगे। हाँ, हम अपने सब्जेक्ट का लेंगे। क्या हुआ है हमको नहीं पता है, हमको अपना सब्जेक्ट का पता है। हम अपना सब्जेक्ट का टेस्ट लेंगे शुक्रवार को, हल्ला मत कीजिए, ठीक है? शांति बनाइए, आवाज सुनाई देगा, हर चीज करवा देंगे, ठीक है? करवा देंगे। कहां तक? नागरिकता तक तो करवा दिए हैं। मौलिक अधिकार में कुछ हुआ है ना? कुछ हुआ है ना? नहीं हुआ है, मौलिक अधिकार नहीं करवा है। अच्छा ठीक है, टेंशन मत लीजिए, करवा देंगे, ठीक है? पहले पढ़ते हैं, ठीक है? पढ़िए। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज,
फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। थोड़ा पंखा नजदीक कीजिए तो हवा नहीं दे रहा है, गर्मी लेकिन बहुत है न हो, गर्मी का एहसास होता है। कोई बात नहीं है, गर्मी का मौसम है, गर्मी लगेगा हो, लगना चाहिए गर्मी, ठीक है। अच्छा ऐसा वाला पंखा, शांति बनाइए शांति। हमको नहीं गर्मी लग रहा है, बताइए तो मेरे शरीर से पसीना नहीं जा रहा। पसीना जाना अच्छी बात है, समझिए, पसीना बहना चाहिए। दीदी जी लोग अब बतियाना न है, अब शांत हो जाइए, ठीक है, नहीं तो मछली बाजार है बगल में, भेज देंगे हम एक टोकरी लेकर के, बेचिएगा। मौलिक कर्तव्य, अगर हम मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान का मतलब आप सभी लोग समझते होंगे, कई बार हमने आपको समझाया है, यानी वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसी को मूल संविधान कहते हैं। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में जो है ना मौलिक कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, मौलिक कर्तव्य जो है नहीं था। देखिए हुआ क्या था जानते हैं आपको? 1975 में बात है, 1975 ईस्वी की। इस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू की। भारतवर्ष के भीतर इंदिरा गांधी ने 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लागू की। नेशनल इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी लागू की इंदिरा गांधी ने, तो इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लागू करने के साथ साथ लोगों के कर्तव्यों के निर्धारण हेतु, लोगों के कर्तव्यों के निर्धारण हेतु 1975 ईस्वी में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। तो एक बार फिर से बोल रहे, हम क्या बोले? 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू की। इंदिरा गांधी सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू करवाई। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू करवाई तो इंदिरा गांधी सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में लोगों के कर्तव्य को निर्धारित करने के लिए 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता सरदार स्वर्ण सिंह कर रहे थे, जिस कारण इस कमेटी को नाम सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी दिया गया। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल करने की सिफारिश की। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मौलिक कर्तव्य शामिल करने की सिफारिश की। इस कमेटी ने 8 मौलिक कर्तव्य शामिल करने की सिफारिश की थी। 8, कितना? 8 मौलिक कर्तव्य शामिल करने की सिफारिश की थी। इस समिति ने और भी कई प्रकार की सिफारिश की। इस समिति ने सिर्फ मौलिक कर्तव्य शामिल करने की सिफारिश नहीं की, बल्कि और भी कई प्रकार की चीजों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश इस समिति के द्वारा किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने जिन भी प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल करने की सिफारिश की, उन सभी प्रावधानों को इंदिरा गांधी की सरकार भारत के संविधान में शामिल करने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 किया। 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 की हम बात करें, इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, छोटा संविधान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है?
इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान का कोई ऐसा भाग नहीं रहा जिसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन ना हुआ हो। मतलब इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के 22 भागों में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुए हैं। यही कारण है कि इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। और इस संविधान संशोधन के तहत ही इंदिरा गांधी की सरकार ने भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ने का काम की। वह भाग था भाग 4 का को, और एक नया अनुच्छेद भी जोड़ने का काम की। वह नया अनुच्छेद था अनुच्छेद 51 का को, अनुच्छेद 51 का को। नया भाग, नया अनुच्छेद जोड़कर इसमें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया। इसमें मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 को मौलिक कर्तव्य शामिल करने की सिफारिश की, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन के तहत इंदिरा गांधी की सरकार मौलिक कर्तव्य को शामिल करने जा रही थी तो टोटल 10 को मौलिक कर्तव्य शामिल की। टोटल 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किया। टोटल 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किया। जबकि वर्तमान समय में हम मौलिक कर्तव्य की संख्या देखें तो वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या है 11। तो गौर कीजिएगा क्या क्या बोले हैं। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 मौलिक कर्तव्य शामिल करने की सिफारिश की। जब मौलिक कर्तव्य शामिल किया जा रहा था तो इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य शामिल की। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। और 11वें मौलिक कर्तव्य के तौर पर 11वें मौलिक कर्तव्य के तौर पर इस बात को शामिल किया गया कि माता पिता या संरक्षक, माता पिता या संरक्षक अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य तौर पर शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। अनिवार्य तौर पर शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। यह 11वां मौलिक कर्तव्य है। यह 11वां मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावे जो 10 अन्य मौलिक कर्तव्य है वो क्या क्या है? 10 अन्य मौलिक कर्तव्य में यह है जैसे कि भारत के संविधान का आदर करना है, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत का आदर करना है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले जो आंदोलनकारी हैं उनके प्रति अच्छी भावना रखना है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, भारत की एकता और संप्रभुता को बनाकर रखना है, भारत के भीतर वैज्ञानिकवाद को बढ़ावा देना है, भारत के भीतर लोगों के बीच बंधुता को बढ़ाना है, पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना है। ये सभी के सभी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। जितनी भी बातों की हमने आपके साथ चर्चा की है ये सभी के सभी मौलिक कर्तव्य हैं। और जानते हैं क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य है, कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो टोटल 11 गो तो लाइनें हैं। 11 गो लाइन नहीं याद रख सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा शरीर है आपका, इतना बुद्धि है, सब चीज है, समझ गए। तो 11 गो लाइन है, आराम से याद रख लीजिएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिएगा, देखिए हर चीज की जैसे मौलिक अधिकार का अपना कुछ विशेषता था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अपने कुछ विशेषता थे। आप याद कीजिए मौलिक कर्तव्य की क्या विशेषता थी। तो मौलिक कर्तव्य राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करता है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करता है। मौलिक कर्तव्य राज्य के शक्ति को सीमित करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के शक्ति को बढ़ाता है। फिर और भी बहुत सारे सब चीज हम आपको लिखाए हुए हैं। जैसे मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अपना कुछ विशेषता है, उसी प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य की भी अपनी कुछ विशेषता है। तो मौलिक कर्तव्य की क्या विशेषता है, इस विशेषता को हमें समझना है। फंडामेंटल ड्यूटीज की 2 प्रमुख विशेषता है। फंडामेंटल ड्यूटीज की 2 प्रमुख विशेषता है।
पहला विशेषता यह है कि इसका पालन सिर्फ और सिर्फ यहां के नागरिक करेंगे। भारत का जो मौलिक कर्तव्य है उसका पालन सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक करेंगे, भारत के नागरिक करेंगे। मतलब अगर मान लिया जाए भारत के संविधान का आदर करना है, भारत के लोग करेंगे। अगर कोई विदेशी भारत के संविधान का आदर नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो मौलिक कर्तव्य की पहली विशेषता यह है कि यह नागरिकों के ऊपर लागू होता है, नागरिकों के ऊपर। जैसे इस बात को ऐसे समझिएगा, मौलिक अधिकार में हम आपको बताए होंगे या नागरिकता में हम आपको बताए होंगे, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। कुछ याद है? कौन कौन है? 15, 16, 19, 29 और ये मौलिक अधिकार विदेशी को प्राप्त होता है? नहीं ना होता है। इसके अलावा सब प्राप्त होता है ना। चलिए, तो जैसे इस बात को आप याद रखें, वैसे ही वही बात यहां पर भी है लगभग में। मतलब जो मौलिक कर्तव्य होता है, मौलिक कर्तव्य सिर्फ नागरिकों के ऊपर लागू होता है। इसको फॉलो करना नागरिकों का काम होता है, इसको फॉलो करना नागरिकों का काम होता है। यह इसकी पहली विशेषता है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं होता है। मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं होता है, अर्थात न्यायालय के आदेश से इसे लागू नहीं करवाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई कानून बना हुआ है तो उस कानून का पालन करना अनिवार्य होता है। जैसे कुछ दिन पहले यह कानून बनाया गया था कि सिनेमा शुरू होने से पहले राष्ट्रगान का अभिवादन पर्दा पर होगा। तो आप सिनेमा घर जाते होंगे तो सिनेमा शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजता है और स्क्रीन पर भारत का झंडा लहरा रहा होता है, भारत का झंडा लहरा रहा होता है। लेकिन बाद में जाकर के इस कानून को डिसमिस कर दिया गया। कहा गया कोई जरूरी नहीं है, अगर मन होगा बजाने का तो बजाइए और नहीं मन होगा तो नहीं बजाइए। तो कहने का मतलब यह है कि मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, लेकिन अगर कानून बना हुआ है तो उस कानून को आपको फॉलो करना होगा, फॉलो करना होगा। तो यह चीज है, याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जो कई सारी बातें हैं, इन बातों को बेहतर ढंग से लागू नहीं किया जा पा रहा था। और जब इन बातों को बेहतर ढंग से लागू नहीं किया जा पा रहा था तो मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए, मौलिक कर्तव्य का पालन हो सके, इसको लेकर 1999 ईस्वी में बर्मा समिति का गठन किया गया। 1999 ईस्वी में जो है बर्मा समिति का गठन किया गया। क्लियर है? तो याद रखिएगा, यही मौलिक कर्तव्य है। इससे ज्यादा मौलिक कर्तव्य से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इन्हीं सब चीजों को आपको याद रखना है। क्लियर है? तो नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। चलिए लिखिएगा भाई जी लोग, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। लिखिएगा। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था।
1975 में 1975 ईस्वी में 1975 ईस्वी में 1975 ईस्वी में 1975 ईस्वी में जब इंदिरा गांधी की सरकार ने 1975 ईस्वी में जब इंदिरा गांधी की सरकार ने टोपी गिरेगा इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू करवाई तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू करवाई तो लोगों के मौलिक कर्तव्य निर्धारित करने हेतु लोगों के मौलिक कर्तव्य निर्धारित करने हेतु 1975 में 1975 में 12 सदस्यीय कमिटी का गठन किया गया। 12 सदस्यीय कमिटी का गठन किया गया। इस कमिटी के अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह थे। इस कमिटी के अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह थे जिस कारण इस कमिटी के अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह थे जिस कारण इस कमिटी को स्वर्ण सिंह कमेटी कहा गया। जिस कारण इस कमेटी को स्वर्ण सिंह कमेटी कहा गया। इस कमेटी ने 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य, उसी में कंटिन्यू, इस कमेटी ने 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य इस कमेटी ने 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य शामिल करने की सिफारिश की। इस कमेटी ने 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य शामिल करने की सिफारिश की। लेकिन जब इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जब इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के तहत 42वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया तो उसकी संख्या
10 निर्धारित की गई, तो उसकी संख्या 10 निर्धारित की गई, उसकी संख्या 10 निर्धारित की गई। वर्तमान में, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि जिसमें यह प्रावधान किया गया कि माता पिता या संरक्षक या संरक्षक माता पिता या संरक्षक, माता पिता या संरक्षक अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को, माता पिता या संरक्षक अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को माता पिता या संरक्षक अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को आवश्यक तौर पर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। आवश्यक तौर पर माता पिता या संरक्षक आवश्यक तौर पर माता पिता या संरक्षक 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को, माता पिता या संरक्षक 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को आवश्यक तौर पर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। नीचे से अब लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा मौलिक कर्तव्य की, नीचे से लिखिएगा मौलिक कर्तव्य की, मौलिक कर्तव्य की 2 प्रमुख विशेषता है। 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 1 नंबर में इसका पालन करना नागरिकों के लिए आवश्यक है, विदेशी के लिए नहीं। इसका पालन करना, इसका पालन करना नागरिकों के लिए आवश्यक है, विदेशी के लिए नहीं। इसका पालन करना नागरिकों के लिए आवश्यक है, विदेशी के लिए नहीं। इसका पालन करना नागरिकों के लिए आवश्यक है, विदेशी के लिए नहीं। विदेशी के लिए नहीं। इसका पालन करना नागरिकों के लिए आवश्यक है, विदेशी के लिए नहीं। आगे 2 नंबर में यह वाद योग्य नहीं होता है। यह वाद योग्य नहीं होता है। यह वाद योग्य नहीं होता है। यह वाद योग्य नहीं होता है।
अर्थात इसे न्यायालय के आदेश से लागू नहीं, छोड़िए, यह वाद योग्य नहीं होता है। लिख लिए हैं? नहीं ना लिखे? यह वाद योग्य नहीं होता है, फुल स्टॉप। लेकिन मोबाइल साइलेंट करके आया कीजिए, मोबाइल बजता है। मेरा मोबाइल आज तक कभी क्लास में बजा है? ऐसा थोड़े कि इतना बकलोल थोड़े हैं कि हमको लोग फोन नहीं करता है। इतना बकलोल नहीं ना है वो। मोबाइल नहीं बजना चाहिए, मोबाइल जिसका बजेगा लेके चूड़ देंगे। यह वाद योग्य नहीं होता है, लेकिन कानून बना हो, लेकिन कानून बना हो तो उसका पालन करना अनिवार्य होता है। लेकिन कानून बना हो तो उसका पालन करना अनिवार्य होता है, पालन करना अनिवार्य होता है। चलिए 11, अब नीचे से लिखिएगा। 11 मौलिक कर्तव्य नीन है। हम लिखा दे कि आप लोग लिख लीजिएगा? हम लिखा दें? हैं? खुद से लिखिएगा ना तो याद जल्दी हो जाएगा। अच्छा हम ही लिखा देते हैं, चिंता मत कीजिए। लिखिएगा 11 मौलिक कर्तव्य निम्न है। एक नंबर में भारतीय संविधान के प्रति श्रद्धा भाव रखे तथा संविधान के आदर्शों कोमा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज, संविधान के आदर्शों कोमा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे, का सम्मान करे, का सम्मान करे, का सम्मान करे। आगे फिर से बोले, लिख लिए है ना? चलिए अगला 2 नंबर में स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, हृदय में संजोए रखें तथा उनका आदर करें, हृदय में संजोए रखें तथा उनका आदर करें। अगला
3 नंबर, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखें। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखें। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखें। अक्षुण्ण बनाए रखें। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखें। आगे, राष्ट्र की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे तथा जरूरत पड़ने पर, तथा जरूरत पड़ने पर, तथा जरूरत पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करे। अगला, भारत के लोगों के बीच, भारत के लोगों के बीच, भारत के लोगों के बीच समानता एवं बंधुत्व, समानता एवं बंधुत्व, भारत के लोगों के बीच समानता एवं बंधुत्व बनाए रखें, बनाए रखें। आगे, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखें। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखें। अगला, भारत के प्राकृतिक, भारत के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। भारत के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। भारत के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। भारत के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, तथा प्राणी यानी पशु पक्षी के प्रति, तथा प्राणी मात्र के प्रति, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। अगला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कोमा मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कोमा मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कोमा मानववाद, कोमा ज्ञान अर्जन, ज्ञान अर्जन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कोमा मानववाद, कोमा ज्ञान अर्जन, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करे, और सुधार की भावना का विकास करे। और सुधार की भावना का विकास करे। आगे, अगला केमा है,
भारत की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। अगला, भारत की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। भारत की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। अगला, व्यक्तिगत और सामूहिक, व्यक्तिगत और सामूहिक व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष वर्ग की ओर बढ़ने का प्रयास करें। उत्कर्ष वर्ग की ओर बढ़ने का प्रयास करें। उत्कर्ष वर्ग यानी आगे बढ़ने, नेतृत्व करने का प्रयास करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको ये लिख सकते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में नेतृत्व करने का प्रयास करें। उत्कर्ष वर्ग की ओर बढ़ने का प्रयास करें। उत्कर्ष वर्ग की ओर बढ़ने का प्रयास करें। क्या को हुआ? 11वां तो वही है। 11वां लिखिए अब। माता पिता या संरक्षक माता पिता या संरक्षक 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को, अरे यहां पे लिखिए ना, कॉमन सेंस नाम का चीजें ना बेच लिए हैं मुसल्लमपुर हाट के बाजार में। माता पिता या संरक्षक 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को आवश्यक तौर पर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। आवश्यक तौर पर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। आवश्यक तौर पर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सब बात तो बता दिए हैं कि 42वां संविधान संशोधन के तहत भाग 4 का क 51 का क जोड़कर शामिल किया गया है, लेकिन ये सब बात लिखाए नहीं है। और मौलिक कर्तव्य जो शामिल किया गया है वह आपको रूस के संविधान से लेकर शामिल किया गया। तो नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा, बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वां 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 संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4 का क, भाग 4 का क और अनुच्छेद 51 को, भाग 4 का को और अनुच्छेद 51 को, भाग 4 का को और अनुच्छेद 51 को और अनुच्छेद 51 को जोड़कर, भाग 4 का को और अनुच्छेद 51 को जोड़कर उसमें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। उसमें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। उसमें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। उसी में अगला लाइन लिखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान, मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान रूस से लिया गया है, रूस से लिया गया है। अगला पॉइंट लिखिएगा, मौलिक कर्तव्य को लागू कराने के लिए, मौलिक कर्तव्य को लागू कराने के लिए 1999 ईस्वी में बर्मा समिति का गठन किया गया। मौलिक कर्तव्य को लागू कराने के लिए 1999 ईस्वी में, मौलिक कर्तव्य को लागू कराने के लिए 1999 ईस्वी में बर्मा समिति का गठन किया गया। मौलिक कर्तव्य को लागू कराने के लिए 1999 ईस्वी में बर्मा समिति का गठन किया गया। मौलिक कर्तव्य खत्म, ठीक है। इससे बाहर कुछ होने पूछेगा, इससे बाहर कुछ आइए ना तो पूछेगा कहा। पढ़िए 1 मिनट में जल्दी। पढ़िए हो जल्दी है, जल्दी जल्दी पढ़िए। पढ़िए, बतियाइए नहीं तो दांत हम तोड़ देंगे। पीछे वाले को बोल रहे हैं जो डेस्क पे बैठे हुए हैं दीवार से सट के अपना बत्तीसी दिखा रहे हैं। पढ़ लिए हो? बंद रखिए, मेरे साथ याद कीजिए। बंद रखिए सब चीज, मेरे साथ याद कीजिए। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था? नहीं ना था। चलिए, वर्तमान में है? भारतीय संविधान के कौन भाग में है? 4 का? कौन अनुच्छेद में है? 51 का? मौलिक कर्तव्य कौन समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया? स्वर्ण सिंह कमेटी।
स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन कब हुआ है? 1975। 1975 स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन कब हुआ है? 1975। इसमें कितने सदस्य? कितने सदस्य? 12। चलिए, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितने मौलिक कर्तव्य शामिल करने की सिफारिश किया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य केमा संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया? 42वां। जब शामिल किया गया था तो मौलिक कर्तव्य कितना? वर्तमान में 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। अच्छा, 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा। आगे बताइएगा, मौलिक कर्तव्य का पालन करना विदेशियों के लिए आवश्यक है? नहीं ना। चलिए, देशी नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्य वाद योग्य है? वाद योग्य नहीं ना? चलिए, नहीं है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कौन देश से लिए गए? कौन देश से? रूस से लिए गए। जब मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था तो प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। जब 11वां शामिल किया गया था तब अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी 2002 में। अटल बिहारी वाजपेयी का शासनकाल है 1998 से 2004। तो 1998 से 2004 के बीच में जो है आपको 2002 आता है, समझ गए? तो ये चीज है। आगे बताइएगा, मौलिक कर्तव्य को लागू करवाने के लिए कौन समिति का गठन हुआ? वर्मा समिति। वर्मा समिति। नीचे से लिखिएगा तो एक लाइन लिखिएगा, तो एक लाइन और लिखिएगा, एक लाइन और लिखिए, एक लाइन और लिखिएगा। जब मौलिक कर्तव्य शामिल हुआ था, जब मौलिक कर्तव्य शामिल हुआ था उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जब मौलिक कर्तव्य शामिल हुआ था उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जब मौलिक कर्तव्य शामिल हुआ था उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी थी। लेकिन जब 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था, लेकिन जब 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था तो उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। मोबाइल से बतिया रहे थे हो? किसका फोन है? दीजिए तो, दीजिए मोबाइल दीजिए। अरे मोबाइल दीजिए ना, हो दीजिए, भेजिए भेजिए, लॉक खोल के भेजिएगा, लॉक खोल के भेजिए। अरे कोई मोबाइल है उससे क्या मतलब, भेजिए भेजिए। अरे भेजिए ना हो, अरे आपको थोड़े देखना है। देखिए क्या क्या आप लोग कर दिए, डिलीट कर दिया होगा ये पक्का। डिलीट कर दिया, बड़ी तेज लड़का। अभी 8:28 हो रहा है, अभी का कोई कॉल डिटेल ना है। लास्ट कॉल डिटेल है 7:14 का। तो ये किसी ना किसी खास का ही होगा, इसी वजह से डिलीट कर दिए। क्या कर रहा था, क्या कर रहा था वो, क्या कर रहे थे? सही सही बताइए ना, झूठ मत बोलिए, हमको झूठ से नफरत है। झूठ मत बोलिए, सही सही बोलिए। क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। कौन चीज से आवाज आ रहा है? फोन से आवाज आ रहा है? टोपी वाला, सही सही बताइए, क्या कर रहा था? क्या कर रहा था वो? क्या कर रहा था? बगल वाले बोलिए तो, आप भी नहीं देखे हैं।
फोन रखा हुआ था। अच्छा कोई बात नहीं है। हाय देखिए वहां पर दीवार पे चढ़े हुए, गिर जाइएगा महाराज, हम फंस जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। बताइए दीवार पे चढ़ जाते हैं। चलिए, मौलिक कर्तव्य याद हो गया ना। और देखिए एगो बात और बताते हैं, क्वेश्चन बैंक देखिएगा ना, तो क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछता है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य है कौन नहीं है। उस प्रश्न का जवाब आप तब दे पाएंगे जब आपको 11 मौलिक कर्तव्य याद होगा। तो देखिए क्या क्या है, कितना आसान तो है। संविधान का पालन करना है, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत का पालन करना है, जो देश की आजादी के लिए लड़े हैं उनको अपने हृदय में संजोए रखना है, उनके प्रति आदर भाव रखना है, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखना है, राष्ट्र की रक्षा करना है, राष्ट्र की सेवा के लिए आह्वान किया जाएगा तो उसमें भाग लेना है, भारत की जो गौरवशाली सांस्कृतिक सामाजिक पद्धति है उसको बनाए रखना है, भारत में वैज्ञानिकवाद, ज्ञान अर्जन और सुधार की व्यवस्था को बढ़ावा देना है, फिर जो है आपको सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, कोई भी सामूहिक काम हो उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना है। समझ गए? तो यही सब चीज तो है, याद नहीं रहेगा, याद रह जाएगा ना, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्ला नहीं, शांति 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 है, शांत रहिएगा। संघ का शासन, देखिए आप हल्ला करते हैं, दूसरा भी आपके चक्कर में प्रभावित होता है। कभी भी ऐसा काम मत कीजिए ताकि दूसरों को तकलीफ हो। समझ गए? तो शांति से बैठिए, पढ़िए आराम से। संघ का शासन, संघ के शासन की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 के बीच है। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 के बीच है। संघ के शासन को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। जो संघ का शासन है, संघ के शासन को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। एक आपको कार्यपालिका होता है, बतिया रहे हैं, आवाज हमारी कानों तक आ रहा है। एक के गलती के कारण सबको सजा मिल जाएगा, बैच सस्पेंड कर देंगे 1 महीना, नहीं तो शांति बनाइए। विधायिका, और तीसरा है आपको न्यायपालिका। न्यायपालिका, तो संघ के शासन को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका की चर्चा है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78, विधायिका की चर्चा है 79 से 123 अनुच्छेद, अनुच्छेद बोल रहे हैं, अनुच्छेद समझिएगा, और न्यायपालिका की चर्चा है अनुच्छेद 124 से 151, 124 से 151। अब देखिएगा कार्यपालिका के अंतर्गत, अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति के बाद जो है आपको प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद आता है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, मंत्री परिषद आता है। और इसके बाद कार्यपालिका के अंतर्गत महान्यायवादी आता है, महान्यायवादी, महान्यायवादी आता है। फिर वहीं अगर हम विधायिका की बात करें तो विधायिका के अंतर्गत जो है लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा आता है। फिर इसके बाद अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका के अंतर्गत जो है आपको सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये जो है आपको न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को न्याय देता है,
वैसे ही भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी हम लोगों को न्याय देता है। किस आधार पर न्याय देता है? तो इस आधार पर हम कह सकते हैं न्याय देता है क्योंकि भारतवर्ष के भीतर जो भारत के नेता होते हैं, नेता, भारत का नेता मतलब मोदी जी, नीतीश जी या अन्य नेता, समझ गए, जो नेता होते हैं, नेता के द्वारा जो घोटाला सब किया जाता है, समझिए घोटाला सब किया जाता है, उस घोटाला का उजागर कैग ही करता है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ही करते हैं। इसी वजह से हम यह बात कह सकते हैं कि भारत की जनता को न्याय भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी देता है। यही कारण है कि न्यायपालिका के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी रखा जाता है, समझ गए। तो सबसे पहली बात तो आपको यही स्पष्ट करना है, जैसे कि आप याद कीजिए पिछले दिनों हम आपको राज्य का नीति निर्देशक तत्व पढ़ाए थे। तो जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद आपको 50, अनुच्छेद 50। अगर हम अनुच्छेद 50 की बात करें तो अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण की बात करता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण की बात करता है। अब यहां पर वो अनुच्छेद स्पष्टता पूर्वक आपको समझ में आएगा। कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, यानी कार्यपालिका अलग रहेगा, पृथक मतलब अलग, ये अलग रहेगा, और ये जो न्यायपालिका है ये अलग रहेगा। दोनों आपस में सामंजस्य, दोनों आपस में मिलेगा नहीं, यानी दोनों अलग अलग रहेगा, दोनों स्वतंत्र रहेगा। कार्यपालिका अपना अलग स्वतंत्र रहेगा और जो है न्यायपालिका अपना अलग स्वतंत्र रहेगा। वही बात आपको अनुच्छेद 50 कहता है, समझ गए। तो अब देखिएगा, आप देख सकते हैं ये जो संघ का शासन हमने आपके साथ शुरू कर रखा है, संघ का शासन ये चैप्टर हमने आपके साथ शुरू किया है। इस चैप्टर के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट के, इन सभी के विषय में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि यह चैप्टर कितना अधिक महत्वपूर्ण है, काफी लॉन्ग टाइम चलेगा, समझ गए। लगभग मानिए ना कि जो है 1 महीना से ज्यादा चलेगा ये चैप्टर, 1 महीना से ज्यादा चलेगा, समझिए ये चैप्टर 1 महीना से ज्यादा चलेगा। क्लियर है? काफी बड़ा चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, और इसको आप समझ लीजिए तो राज्य का शासन में कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, समझ गए। और अगर किसी परीक्षा में पॉलिटी से 5 गो प्रश्न पूछेगा तो 2 से 3 गो प्रश्न इसी चैप्टर से पूछा जाता है, 2 से 3 प्रश्न इसी चैप्टर से पूछा जाता है। यही कारण है कि इस चैप्टर को काफी विस्तार पूर्वक हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, समझ गए। तो ये चीज है। अब यहां से भी कभी कताल एक प्रश्न हमने देखा है परीक्षा में, निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, यह प्रश्न आपके परीक्षा का पूछा हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमने यहां पर स्पष्ट आपको कर रखा है कि कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आता है, कौन नहीं आता है। बस राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये कार्यपालिका के अंतर्गत आते। विधायिका के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। बात क्लियर है? तो इसको छापना है आप लोगों को, तो नीचे से हेडिंग मारिएगा। हाँ, संघ का शासन जैसे जैसे लिखा रहे हैं, देखिए देख लीजिए, इसी अनुरूप आपको भी लिखना है। तो पीछे भी बहुत सारे लोग हैं तो हम लिखा रहे हैं, आप लिखिए संघ का शासन, जैसे लिखा हुआ वैसे ही छापना है आपको। संघ का शासन, संघ का शासन, भाग 5, भाग 5, भाग 5, अनुच्छेद 52 से 151, अनुच्छेद 52 से 151, भाग 5, अनुच्छेद 52 से 151। अब उसके नीचे ऐसे लिखना है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, 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 कार्यपालिका के अंतर्गत 52 से 78, अनुच्छेद 52 से 78, मतलब कार्यपालिका के विषय में जानकारी अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 देता है, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78। अब विधायिका, अनुच्छेद 79 से 123, विधायिका, अनुच्छेद 79 से 123, विधायिका, अनुच्छेद 79 से 123, विधायिका, अनुच्छेद 79 से 123,
न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 151, न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 151, 124 से 151। अब कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, नीचे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके नीचे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, उसके नीचे महान्यायवादी, उसके नीचे महान्यायवादी, महान्यायवादी। अब विधायिका, विधायिका के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा, विधायिका के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। अब आगे न्यायपालिका, न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, न्यायपालिका के अंतर्गत भारत सुप्रीम कोर्ट और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। सुप्रीम कोर्ट और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। छाप लिए, हेडिंग मारिए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, हेडिंग मारिए राष्ट्रपति। है बकलोल है आप लोग को, एकदम दिमाग न है, सब सब एकदम महा बकलोल सब है। हटा दीजिए। देखिए जब बोले हेडिंग मारिए फलना तो बीचों बीच में लिखना है, समझ गए? साइड में नहीं लिखना है, ये सब गलत तरीका है। सब आप भी गलत लिखे, आप भी गलत लिखे, वो लड़का ठीक लिखा है, एकदम बीचों बीच। हेडिंग मारिए राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, PRESIDENT, प्रेसिडेंट। चलिए अब सुनिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। राष्ट्रपति, अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो मुख्य तौर पर भारत के राष्ट्रपति के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 देता है। मुख्य तौर पर राष्ट्रपति के विषय में जानकारी अनुच्छेद 52 से 62 देता है। लेकिन इन अनुच्छेदों के अलावे और भी कई सारे अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित है। इन अनुच्छेदों के अलावे और कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो इन अनुच्छेदों के अलावे जो अन्य अनुच्छेद है, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 123 इत्यादि इत्यादि, अनुच्छेद 143 और भी बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से संबंधित है। और भी बहुत सारे हैं, यानी कुछ अनुच्छेद का नाम हमने आपके साथ लिया है, और भी बहुत सारे हैं। जिन भी अनुच्छेदों का संबंध राष्ट्रपति से, हर अनुच्छेद की चर्चा हम आपके साथ करेंगे, चिंता नहीं करना है। इन अनुच्छेदों में जो अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 52 यह कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात हम यह बात कह सकते हैं कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। मतलब राष्ट्रपति का पद कैसा पद है? संवैधानिक पद है। कैसा पद है? संवैधानिक पद है। एक बात आपसे पूछा जाता है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति किसके अनुकूल है? तो भारत के राष्ट्रपति की स्थिति जो है ब्रिटेन के सम्राट के अनुकूल है। ब्रिटेन के सम्राट के अनुकूल है। भारत के राष्ट्रपति को नगण्य अधिकार प्राप्त होता है, कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। एक प्रकार से कहिए ना, राष्ट्रपति जो होता है ना, रोबोट होता है। रोबोट समझते हैं? रोबोट एक कृत्रिम मशीन होता है, उसको जो है रिमोट से चलाया जाता है। आप बायां घुमाइएगा बायां घूमेगा, आप दायां घुमाइएगा दायां घूमेगा। वैसे ही राष्ट्रपति मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के इशारों पर नाचता है। मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के इशारों पर नाचता है। मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री कहेगा बायां जाने के लिए बायां जाएगा, कहेगा दायां जाने के लिए दायां जाएगा। अगर ऐसा नहीं करता है तुरंत महाभियोग लगा करके हटा देगा। तो एक प्रकार से कहिए तो राष्ट्रपति का पद जो है ना, स्टाम्प रबर की तरह है, यानी इंक में ठप्पा मारे ले दूसरे जगह मार दिए, समझ गए। संवैधानिक तौर पर जो राष्ट्रपति की स्थिति है ब्रिटेन के सम्राट अथवा ब्रिटेन के राजा या रानी की भांति है। लेकिन फिर भी जब आप भारत के संविधान को पढ़ेंगे ना, भारत के संविधान को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सब पावर तो राष्ट्रपति के पास है, सब पावर राष्ट्रपति के पास है। क्योंकि जो काम है ना, भारत सरकार के जितने भी काम है सब काम राष्ट्रपति के नाम से है, सब काम राष्ट्रपति के नाम से है। लेकिन उस काम को करता राष्ट्रपति न है, करता राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि उस काम को करता प्रधानमंत्री है। बल्कि उस काम को करता कौन है? प्रधानमंत्री। तो गौर कीजिएगा, यहां पर यहां से दो फैक्ट निकलेगा और ये दोनों फैक्ट आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। और जब पूछा जाता है विद्यार्थी अकबका करके गलती मार के आता है। कौन से दो फैक्ट निकल रहे हैं तो गौर कीजिएगा। जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में काम का विवरण राष्ट्रपति के नाम से है, लेकिन उस काम को करता प्रधानमंत्री है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो यहां पर हम पहला फैक्ट यह कह सकते हैं, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, क्योंकि संविधान में उन्हीं के नाम से काम का विवरण है। दूसरा फैक्ट हम यहां पर यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, क्योंकि वास्तविक तौर पर काम प्रधानमंत्री ही करता है। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद जो राष्ट्रपति होता है वह देश का प्रथम नागरिक होता है। जो राष्ट्रपति होता है वह देश का प्रथम नागरिक होता है। वह देश की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक राष्ट्रपति माना जाता है। और भारत सरकार के जितने भी काम होते हैं सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। भारत सरकार के जितने भी काम होते हैं सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। इसी वजह से हम यह कह सकते हैं कि जो भारत एक देश है, भारत एक राज्य है। क्या भारत को हम राज्य कह सकते हैं? हाँ या ना? स्पष्ट किए हैं ना? भारत एक राज्य है। भारत राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, क्योंकि भारत के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। वहीं जो भारत सरकार होता है, भारत सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि भारत सरकार के समस्त निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं। यही कारण है कि भारत सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो भारत राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति और भारत सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री। तो कुल मिलाकर के 4 फैक्ट बोले। ये चारों फैक्ट में विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूज आते रहता है, आम इमली कटहर लीची करते रहता है। आपको किसी भी सूरत में कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, बोलना नहीं है अभी। अगर कहेगा भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। का
कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। भारत सरकार का प्रमुख कौन है? तो भारत सरकार का काम किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से। सॉरी 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 भारत राज्य का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। सॉरी, भारत राज्य का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। भारत सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। भारत सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। ये चारों फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है? नीचे से लिखिएगा। राष्ट्रपति डैश देकर मुख्य तौर पर राष्ट्रपति के विषय में जानकारी हमें मुख्य तौर पर राष्ट्रपति के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 52 से 62 प्रदान करता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। वह देश की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक, वह देश की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक, वह देश की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक, वह देश की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। वह देश की एकता, अखंडता एवं एकता, अखंडता और सुदृढ़ता लिखना होगा। हे भगवान, सुदृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। सुदृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। फुल स्टॉप। अब नीचे से अगला पॉइंट, भारत के संविधान में कार्यों का विवरण। अगला पॉइंट, भारत के संविधान में कार्यों का विवरण। भारत के संविधान में कार्यों का विवरण। भारत के संविधान में कार्यों का विवरण राष्ट्रपति के नाम से है। राष्ट्रपति के नाम से है। भारत के संविधान में कार्यों का विवरण राष्ट्रपति के नाम से है। इसलिए राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख माना जाता 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 है। लेकिन राष्ट्रपति के कार्यों को वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के कार्यों को वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख माना जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख माना जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख माना जाता है। प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख माना जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। भारत राज्य का प्रमुख
भारत राज्य का प्रमुख, भारत राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि भारत सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। जबकि भारत सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। जबकि भारत सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। भारत सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 52 कहता है, अब नीचे से ना, नीचे से, अनुच्छेद 52 कहता है, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए, एगो बात बोलते हैं, देखिए कुछ भी होता है ना तो गलती दोनों तरफ से होता है। मान लीजिए कि यहाँ का स्टाफ आपको कुछ बोल दिया या आपके साथ अभद्रता किया, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी का गलती है, आपका भी कुछ ना कुछ गलती होता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो स्टाफ भी निर्दोष है, ऐसा नहीं है। गलत स्टाफ भी है, गलत आप भी है, दोनों आदमी का कहीं ना कहीं गलती होता है। कभी भी एक हाथ हिलाते रह जाएंगे ताली नहीं बज सकता है, जब दोनों हाथ आपस में सटाएंगे तो तुरंत ताली बज जाता है, समझ गए। तो गलती एक तरफ से नहीं होता है, गलती दोनों तरफ से होता है। देखिए, अगर आपके साथ अभद्रता होता है ना तो इस बात का दुख हमें भी होता है। देखिए, क्लासरूम बड़ा करवा रहे हैं, आप ही लोग के लिए बड़ा करवा रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, काम चल रहा है ना, काम चल रहा है, क्लासरूम बड़ा हो गया है, बस बहुत जल्दी हो जाएगा, आराम से बैठिएगा, फैल से बैठिएगा, और प्रयास कर रहे हैं इससे भी बड़ा क्लासरूम लेने का, समझ गए। और देखिए, बड़ा क्लासरूम नहीं लेने का कारण है, कारण क्या है जानते हैं? ऐसा नहीं है कि क्लासरूम नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन कारण ये है कि थोड़ा सा बड़ा क्लासरूम हो जाएगा ना तो विद्यार्थी पे जो नजर नहीं रह पाएगा, ठीक है, मेन रीजन ये है। और हम क्लासरूम बढ़ाने के चक्कर में बहुत दिन से लगे हैं, लेकिन बिट्टू सर जो है ना थोड़ा सा सिद्धांतवादी लोग हैं, वो समझे। उनका कहना है कि अगर हम पैसा लेते हैं तो उस पे पूरा नजर रखना है। अब ये नहीं कि बहुत बड़ा क्लासरूम ले लिए हैं, विद्यार्थी पर नजरे नहीं है, इतना विद्यार्थी पर तो नजर रह जाता है, इतना बड़ा क्लासरूम है तो इसे अगर बड़ा लेंगे तो नजर नहीं रह जाता है। यही कारण है कि हम क्लासरूम नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब इतना ज्यादा ये हो जा रहा है कि अब बढ़ाना मेरा मजबूरी है, समझ गए। तो ये चीज हम क्या बोलना चाह रहे हैं समझ रहे हैं आप, समझे। तो क्लासरूम जो है बहुत जल्दी बढ़ेगा, बढ़ गया है, बढ़ेगा क्या, बढ़ तो गया है, ई भी टूट जाएगा। जैसे नीचे में ऑफिस बनवा रहे हैं, लड़की के लिए कॉमन रूम बनवा रहे हैं, जैसे लड़की ऑफिस में गेट के सामने खड़ा रहती है, तो अब खड़ा रहने का कोई जरूरत नहीं होगा, काम हो रहा है, प्लास्टर उलस्टर हो रहा है, समझ गए, हो जाएगा, 5 से 10 दिन में सब चीज बन जाएगा। जैसे लड़की पहले आकर के अपना बैठेगी, क्लास शुरू होना होगा उससे 2 मिनट पहले जो है अपना आ जाएगी। तो कॉमन रूम भी बनवा रहे हैं लड़की के लिए, फिर क्लासरूम भी बढ़वाए हैं, समझे। और पानी का एक दिक्कत होता है, ठीक है, लेकिन 1-2 दिन से थोड़ा कम दिक्कत हो रहा होगा, 1-2 दिन से थोड़ा सा पानी रह रहा होगा। क्यों जानते हैं? पहले वाला जो पानी वाला था ना, उसका मन इतना बढ़ गया था, उसको फोन करते रह जाता तो पानी लेकर अबे नहीं करता था। अब पानी वाला को चेंज किए हैं तो जल्दी जल्दी पानी पहुंचाता है। ऐसा नहीं है कि मेरा उद्देश्य ये है कि हम आपको पानी उपलब्ध नहीं करवा, ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए। लेकिन होता क्या है कि वो पानी वाला देगा तब ना, समझिए, बात ये है। पानी का एक मशीन ही लगवा रहे हैं, नीचे में पानी का मशीन भी लगेगा, समझे। थोड़ा सा धैर्य रखिए,
सब चीज धीरे धीरे करवाएंगे। अब एकाएक तो कुछ नहीं हो सकता है। अरे बैठिए ना, अभी छुट्टी थोड़े दिए बा हमारा। हाँ क्या बोल रहे हैं आप? आई कार्ड ना क्लासरूम में कैसे चेक होगा? पागल है? क्लासरूम में आई कार्ड चेक होगा? पॉसिबल नहीं है। क्लासरूम में आई कार्ड चेक होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अरे आई कार्ड चेक के कारण ही जो है हम आपका बैच 7:30 बजे से किए हैं। ठीक है। अब धक्का धुक्की आप ही लोग ने करते हैं, हम जाते हैं वहां पे करने के लिए? करते तो आप ही लोग न है हो। ठीक है। करते तो आप ही लोग हैं, हम तो नहीं करते हैं जाकर के। तो आप लोग आराम से आइएगा। देखिए बैठने के लिए जगह है कि ना है? सब लोग बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए हैं? कुछ लोग भले ही बाहर में खड़ा हैं, वो अलग बात है, समझ गए। तो उधर तो क्लासरूम तो बढ़िए गया है, बस बेंच लगाना है, पंखा लगाना है, लाइट लगाना है, बस हो गया काम। हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर आपको भी बैठने का जगह मिल जाएगा। तो जब आप देख रहे हैं आपको बैठने का सीट मिल रहा है तो अकबका करके आने का क्या जरूरत है? अब आगे में बैठिए, पीछे में बैठिए, आवाज नहीं सुनाई देता है क्या? आगे में बैठिएगा तो हम पढ़ाएंगे, पीछे में बैठिएगा तो कोई तीसरा आदमी आगे पढ़ाएगा। आगे में बैठिएगा तो हम समझाएंगे, पीछे में बैठिएगा कोई तीसरा आदमी आगे समझाएगा। अरे कहीं भी बैठिए ना, मेरा नजर हर किसी पर होता है, समझ गए? चलिए, तो जो है देखिए स्टाफ क्यों रखे हैं? व्यवस्था बनाए रखने के लिए रखे हैं। स्टाफ जो कहता है ना उस बात को आप लोग मानते नहीं है। पिछले 5 दिन से आई कार्ड चेक हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मोबाइल में आई कार्ड दिखाते, जबकि बार बार बोला जा रहा है कि मोबाइल में आई कार्ड का वैल्यू नहीं है, मोबाइल में आई कार्ड का वैल्यू नहीं है। लड़का क्या करता है सुनिए, वो लड़का को उठाइए, उठिए तो आप उठिए, पूछिए क्या किया जानते हैं? इसका ओरिजिनल आई कार्ड था, एक संस्थान का ही कोई लड़का होगा बैठा हुआ इसी में, ठीक है, हम उसको नहीं उठाएंगे। वो क्या किया जानते? वो एडमिशन लिया। सुनाते हैं विद्यार्थी क्या क्या करता है, सुनाते हैं, ठीक है। नहीं, ये निर्दोष है, इसको बैठने दे, इसको खड़ा रहने दीजिए। ये निर्दोष है, ये निर्दोष है। जो दोषी है उसको नहीं दिखाएंगे। अरे ये बेइज्जती नहीं होगा, ये निर्दोष है, पूर्णतः निर्दोष है। देखिए, अरे सुनिए न, हो पूरा बात सुनिएगा तब ना जी, ठीक है, पूरा बात सुनिएगा तब ना। पूरा बात सुनते हैं नहीं, डिसीजन सुना देते हैं। देखिए, संस्थान का ही एक लड़का है, आप ही के बैच का है, हमारे सहरसा का ही है, समझ, ये भी बात है। तो वो क्या किया, 1000 रुपया देके एडमिशन ले लिया। बाद बाकी उस पर ड्यूज 3500 रुपया लिखा हुआ था, और ड्यूज उसको 30 अप्रैल को ही क्लियर करना था। मई भी बीत गया, जून आ गया, तो अब उसको ड्यूज क्लियर करना था। तो अब जो भी प्रॉब्लम रहा हो, ये उसका प्रॉब्लम है, हमको नहीं पता है अब क्या प्रॉब्लम रहा नहीं रहा। तो वो क्या किया, ऑफिस से ई लड़का का आई कार्ड ले लिया, ठीक है। इस लड़का का आई कार्ड वो ऑफिस से ले लिया। आई कार्ड ले करके इसका फोटो उखाड़ दिया और अपना फोटो लगा लिया, ठीक है, अपना फोटो लगा लिया। अपना फोटो लगाने के बाद वो आई कार्ड पुनः ऑफिस में जमा कर दिया। यानी अपना आई कार्ड लगाने के बाद क्या किया, उस आई कार्ड का एक फोटो ले लिया, मोबाइल में फोटो खींच लिया, मोबाइल में फोटो खींच लिया, ठीक है, मोबाइल में फोटो खींच लिया। और फिर इसका आई कार्ड इसका फोटो लगा करके ऑफिस में जमा कर दिया। इसको आई कार्ड नहीं मिल रहा था, 2-3 दिन पहले इसको आई कार्ड मिला, और उसके बाद वो लड़का जो है उसी आई कार्ड पर डेली एंट्री कर रहा था। यही कारण है कि मोबाइल में एंट्री बंद किए हैं। पता कैसे चला? पता ऐसे चला कि ऐसा थोड़े कि हमारा जो टीम मेंबर है उसको दिमाग न है। पता ऐसे चला कि जैसे जो फोटो रहता है ना, मुहर जो रहता है ना, जो ओरिजिनल आई कार्ड है उसमें फोटो और आई कार्ड दोनों पे मुहर लगा रहता है। तो जब देखा ना अच्छा से, तो उसके फोटो पे तो मुहर लगा हुआ ही नहीं। तब पता चला ये तो गड़बड़ लड़का है, समझ गए? ये चीज ई कांड किया है, और हमारे ही सहरसा का है, समझ गए? अब कोई है छोड़िए ना, उससे मतलब नहीं है।
फिर बैठ जाइए। तो ये लड़का तो निर्दोष है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, बैठ जाइए आप, ठीक है। और पूछिए इनको पूछिए हुआ है या नहीं हुआ, हुआ है या नहीं हुआ है जी, पूछ लीजिए। इनको 3 महीना तक आई कार्ड नहीं मिला है। बच्चा पहले ये फुल पेड करके एडमिशन लिया हुआ है, इसका आई कार्ड बंद करके गायब है 3 महीना तक, समझ गए। ये बेचारा को भी परेशानी हो रहा था। फिर आज का एक लड़का का कांड बताते हैं, आप ही के बैच का। 2000 रुपया देके करके एडमिशन लिया हुआ था, 2500 रुपया ड्यूज था उस पर, वो अपने से काट दिया, अपने से ड्यूज क्लियर लिख लिया। हुआ कि दोपहर के टाइम में वो क्या काम किया, और मेरा टीम मेंबर एक जो है यहाँ पे था, वो आई कार्ड इधर उधर कर रहा था, ठीक है। तो उसका जो है ना यहीं से ऊपर से ही वीडियो बना लिया, ठीक है। तो वो लड़का भी आया और मेरा टीम मेंबर भी आया, दिखाया कि देखिए सर ये जो है ड्यूज को अपने से काट लिया है, ठीक है। अब वीडियो देखे तो सही में, और उसका आई कार्ड देखे तो सही में कटा हुआ था। अब कौन था ये बात छोड़िए, समझ गए। तो ऐसा काम जो है आप ही के बैच में हुआ है। यही कारण है कि आपके बैच में आई कार्ड जो है काफी सघनता से चेक होता है, समझ रहे हैं। तो ये तो 1-2 उदाहरण बोले हैं हम आपको, और भी बहुत सारे लोग हैं। देखिए मास्टर, एक बात बताइए, सुनिए, 1 मिनट सुनिए। देखिए हम आपको ईमानदारी से पढ़ाते हैं, बिट्टू सर आपको ईमानदारी से पढ़ाता है, हम लोग अपना पूरा जी जान लगाते हैं आपको समझाने में। आपको लगभग 1 साल से ज्यादा, लगभग 15 माह तक हम आपको पढ़ाएंगे, और हम आपसे 2-4 हजार रुपया ले रहे हैं, 4 हजार रुपया ले रहे हैं, मान लीजिए 9 से 4 हजार रुपया ले रहे हैं। 15 माह हम आपको पढ़ाएंगे। आप जोड़िए घटाइए कितना पर मंथ जुड़ता है। मान लीजिए कि 4500 रुपया ही ले रहे हैं, 15 तिया 45, 300 रुपया पर मंथ। आप जिस रूम में रहते हैं उस रूम का आप 1500 से 2000 रुपया 1 माह का देते हैं या नहीं देते हैं, बताइए। और यहां पर आप पढ़ने के लिए आते हैं, हम लोग इतना बढ़िया से मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं। हर मास्टर सप्ताह में 5 दिन पढ़ाता है, हर मास्टर 1 घंटा पढ़ाता है। हम लोग आपको सप्ताह में जो है 6 दिन पढ़ाते हैं, टेस्ट लेते हैं, 1.5 से 2 घंटा का क्लास लेते हैं, हर चीज करते हैं। इसके बावजूद आप लोग बताइए इस प्रकार का काम करते हैं तो ये करना उचित है? कहीं से भी उचित लग रहा है? अब बताइए 1-2 लड़का के कारण पूरा बैच तो नजर पे आ गया है, नहीं इस बैच में गलत काम लड़का करता है, आई कार्ड सघनता से चेक होता है। 2-4-5 लड़का के कारण ही, समझिएगा, हर किसी के कारण नहीं होता है, समझे नहीं। अब निकालेंगे का है, अब कुछ ना कुछ मजबूरी उन लोगों के साथ भी रहा होगा, ये चीज हम समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, ठीक है। चलिए, इतना बात समझ में आया? चलिए एक बार याद करते हैं, रुकिए, एक बार याद करते हैं। कौन अनुच्छेद कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद बाबा। भारत का संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक बकलोल, संवैधानिक वास्तविक प्रमुख, भारत राज्य का प्रमुख, भारत सरकार का प्रमुख। बात क्लियर है? देश की एकता, अखंडता, सुदृढ़ता का प्रतीक कौन होता है? राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक। अब भारत के राष्ट्रपति की जो संवैधानिक तौर पर स्थिति है किसके अनुरूप है? ब्रिटेन के सम्राट, ब्रिटेन के सम्राट। नीचे से एक लाइन लिखिएगा, ये लाइन नहीं लिखा है, लिखिएगा, लिखिएगा एक लाइन, एक लाइन लिखिएगा। संवैधानिक तौर पर भारत के, संवैधानिक तौर पर भारत के संवैधानिक तौर पर भारत के संवैधानिक तौर पर भारत के राष्ट्रपति की स्थिति, संवैधानिक तौर पर भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट के अनुरूप है, ब्रिटेन के सम्राट के अनुरूप है, ब्रिटेन के सम्राट के अनुरूप है। देखिए हम आपको बताते हैं, आपके बैच में बायोलॉजी हो रहा है ना, हो आपके बैच में पॉलिटी हो रहा है ना, आप अपने कॉपी में कंटेंट देखिए, आप अपना कंसेप्ट देखिए।
और सब बच्चा जो दूसरे जगह पढ़ रहा है उसका कॉपी देखिए, उसका मटेरियल देखिए, उसका कंटेंट देखिए। 100% इस संस्थान का कंटेंट भारी पड़ेगा, 100% हम लिख करके दे सकते हैं, समझ गए। तो ये चीज है, इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सभी लोगों का। इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं।